हेलो गाइस। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, है ना। आपका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि उसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चंस कुछ करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम प्लस इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू डैट ऑफ हीलियम। हीलियम प्लस, ध्यान से देखो, हीलियम प्लस का मतलब क्या हुआ भाई? हीलियम प्लस का मतलब हुआ कि हीलियम होगा, उसमें होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, होगा ना, उसका कुछ न्यूक्लियस होगा और उसके बाहरी जो पहला सेल होगा उसमें हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। प्लस लगने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला गया तो ध्यान से देखिए क्या हो गया। जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। क्या है ये? मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो जब मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की अगर तुम बात कर रहे हो तो क्या होगा? मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ पे कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन है हमारे पास और हम अब डिस्कस करते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मिसिंग वेवलेंथ ऑफ द लाइट इफ इट इज फोकस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम विच शोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम आई एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल, है ना। फर्स्ट एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी मतलब समझे, ये पहले ऑर्बिट को फर्स्ट एनर्जी लेवल और दूसरे ऑर्बिट पे को सेकेंड एनर्जी लेवल बोलते हैं। अब ध्यान देना थोड़ा सा, बोल रहा है द मिसिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इफ इट इज फोकस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम। बोल रहा है कि अगर पहले एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के बीच में, इसमें, तो बताओ ये क्या है तुम्हारा? ये तो लाइमन है ना। ये क्या है तुम्हारा? लाइमन है। और एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो याद करो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। क्या है ये? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ऑफ लाइमन। अगर आपको याद हो रिजल्ट तो डायरेक्ट मैंने निकाला था आपको 1216 एंगस्ट्रॉम। अगर नहीं याद है, ठीक है, नहीं याद है तो आप ध्यान रखिए, आपके लिए n कितना हो गया? 1 हो गया। और m कितना हो गया? 2 हो गया। हायर ऑर्बिट 2 और n 1। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/λ इज इक्वल टू रेड वर्ग इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रही है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन की बात हो रही है तो 1 ले लेंगे यहाँ पे, जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/s पुट कर दीजिए। तो आपका लेमडा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा और वो 1216 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, n कितना है? फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, है ना। और m जो है थर्ड ऑर्बिट। देखो थर्ड से फर्स्ट आ रहा है, यही ना बोल रहा है क्वेश्चन। इन हाइड्रोजन एटम्स इज लेमडा और वेवलेंथ दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है। देन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। तो बोल रहा है कि फोर्थ से सेकंड में आएगा तब क्या होगा? ये पहला केस है, n1 मान लेते हैं, इसको m1 मान लेते हैं। ठीक, यही बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर यही n1 क्या होता? 2 होता और m2 क्या होता? फोर्थ होता, तो यहाँ पे लेमडा जो निकलेगा वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ दिस, है ना। तो क्या करेंगे वैल्यू? तो हम लोग को पता है 1/λ, सब चीज वेरी नहीं कर रहा है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। रेडबर्ग इंटू जेड स्क्वायर कॉमन ले लिए, रेडबर्ग जेड स्क्वायर का वैल्यू तो सेम रहेगा क्योंकि एक ही एटम की बात हो रही है ना। अब चलो यहाँ से इसका वैल्यू तो लेमडा है, इसका निकालना है तो इसका मान लेते हैं हम लोग x, कुछ मान लेते हैं, है ना। चलो ये 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/n1 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर दैट इज 9 हुआ। और ये क्या हो जाएगा? इसका 1/λ हो गया। रुकिए 1 मिनट और मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू, रेशियो ले लेते हैं, 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई 1/x उसका वेवलेंथ। तो उसका जो
क्या था 4/2 तो 2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ऐसा होगा। रेशियो ले लिए। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ देखिए, ऐसा करने से फायदा हुआ ये x बाई लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू निकालिए, ये 9 में से 1 गया 8/9 इंटू ये क्या हुआ, इसका वैल्यू निकालिएगा अगर तो ये 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 16 होगा माइनस 1, 8 बाई ये हो जाएगा आपका 3, 27 इंटू 16, 16 ऊपर चला जाएगा आपका। देखिए थोड़ा ध्यान से, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ नहीं, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 128 लेमडा डिवाइड बाई 27। देखिए तो वैल्यू आ रहा है 128 डिवाइड बाई 27 a, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस समझने की जरूरत होती है उसको कैसे बनाना है, मैनिपुलेट करना है, तब आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बोल रहा है ब्रैकेट सीरीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट जंप टू ब्रैकेट सीरीज। तो मैंने बताया था अगर पहले पे गिरे तो लाइमन, दूसरे पे गिरे इस पे लाइमन बाल्मर, तीसरे पे गिरे पास्किन, चौथे पे गिरे ब्रैकेट और पांचवे पे गिरे तो पी फंड, ये बताया था मैंने। तो ब्रैकेट फोर्थ ऑर्बिट, ऑप्शन फोर्थ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन बनाना, एकदम इजी होता है, बस आपको मैंने बोला पहले सीखना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जो पढ़ते हैं आप उसको कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट देती है स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एन फ्रॉम एम टू एल सेल। तो एम टू एल सेल का मतलब क्या हुआ, तो मैंने बताया था इसको के बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को ही के, सेकेंड ऑर्बिट को एल, थर्ड ऑर्बिट को एम और फोर्थ ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। बोल रहा है के टू एम टू एल, तो एम ये है और एल ये है, एम से एल की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, मैंने बोला था कि जब भी कोई ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है, इमिशन होता है, इमिशन होता है, और जब कोई नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो एब्जॉर्प्शन होता है मैंने ये बता रखा है आपको, तो ये इसमें क्या होगा, इमिशन, बी। बहुत आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। बोल रहा है इन बोर सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड करस्पॉन्ड टू, रेड एंड का मतलब समझे, ये कहीं ना कहीं बाल्मर की बात कर रहा है, क्योंकि बाल्मर ही विजिबल रीजन में होता है और वहीं पे एक रेड एंड हो सकता है ना। करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिट जंप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोर ऑर्बिट, तो रेड एंड, रेड एंड मतलब बाल्मर हो गया। अब देखिए द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड का मतलब क्या हुआ, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये तो पहला का बात नहीं हो रहा है, दूसरा, तो इसके लिए पहला लाइन ये होता है ना, दूसरा लाइन ये होता है और तीसरा लाइन ये होता है। तो ये पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, तो थर्ड एंड पर रेड एंड मतलब बाल्मर का तीसरा लाइन, तो बाल्मर का तीसरा लाइन इक्वल टू 2 और एम इक्वल टू कितना 5, मतलब क्या हो जाएगा 5 से 2, है ना, 5 से 2 कौन सा, बहुत लोग ये मार देंगे, नहीं याद रखिएगा ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब 2 से 5 जाएगा तो ये एब्जॉर्प्शन होगा, हम लोग क्या चाहिए, इमिशन चाहिए, तो 5 से 2 हाइयर से लोअर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition? N is equal to 4 to N is equal to 2 in the helium plus X spectrum. बोल रहा है what transition in the hydrogen atom? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा ट्रांजिशन होगा जबकि बाल्मर ट्रांजिशन होता है the same wavelength as the Balmer transition, N is equal to 4 to N is equal to 2 in the helium plus X spectrum. 4 से 2 तक आता है हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन में वो कौन सा वेवलेंथ कितना होगा, किसके लिए बराबर होगा, मतलब ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेवलेंथ निकालते हैं, जब 4 से 2 जाता है किस में, हीलियम प्लस में, है ना,
निकाल के देख लेते हैं। तो हम लोग को पता है 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग जेड स्क्वायर का मतलब तो 2 स्क्वायर हीलियम के लिए 1/n, n कितना है भाई, n 2 है, और माइनस 1/4 का स्क्वायर, देखो 4 से 2 आ रहा है, चलो यहाँ से निकालो। तो 1/λ कितना आ जाएगा, रेडबर्ग इंटू 4, ये 16, तो 4 - 1 3/16 आ जाएगा यहाँ से, ये कट गया 4, तो ये आ जाएगा 3r/4, ये आ गया आपका लेमडा। तो यहाँ से अगर लेमडा मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगा 4/3r/, ये लेमडा आ गया, है ना। अब हमको ट्रांजिशन निकालना है, ट्रांजिशन, तो क्या करेंगे, सिंपल सा, सेम वेवलेंथ होना चाहिए, तो यही वेवलेंथ हाइड्रोजन वाले में पुट करवा देते हैं, तो देखते हैं। तो 4/3r/ पुट करवा दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 1/λ ना, तो जैसे ही 1/λ करेंगे तो 3r/4 होगा, r/ इंटू 1 स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, ऐसा होगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, r/ से r/ कैंसिल, तो 3/4 कितना हो जाएगा बाबू, 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। कब पॉसिबल है 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, कब पॉसिबल है कि 3/4 हो जाए, जब 3 से 2 जाए, तो चेक कर लीजिए, 4 से 1 जाएगा तो 1/1 माइनस 1/16, तो ये हो जाएगा 15/16, तो ये तो नहीं होगा, ये तो 1/1 माइनस 1/9, ये हो जाएगा 8/9, ये भी नहीं होगा। ये देख लेते हैं 1/4 माइनस 1/ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा आपका 36, 5/36 9, ये भी नहीं। यहाँ से देख लेते हैं 1/1 माइनस 1/4, ये 3/4 हो जाएगा, तो मेरा 3/4 आना चाहिए 1/n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे तो 3/4 आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। तो ये आपको, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, वेवलेंथ सेम करके आपको n और m का वैल्यू निकालना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। बोल रहा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम द n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 1, स्टेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। 4 से जा रहा है 1 पे, है ना, चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 से 1 पे जा रहा है, स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना है, देख लेते हैं। तो 4 से अगर 1 पे जा रहा है, एक लाइन ये बन सकता है, 2 लाइन 3 लाइन ऐसे बन गया, फिर यहाँ से 1 लाइन 2 लाइन, फिर यहाँ से ऐसे, देखिए टोटल कितने लाइन हो गए, 6 लाइन बन सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, वो फॉर्मूला क्या था, m - n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए 4 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया, ये 2, 3 × 2 कितना हो गया 6। इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज x, देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ द हीलियम प्लस इज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब समझ रहे हो, लाइमन का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब n तो फिक्स रहेगा 1, और शॉर्टेस्ट कब रहेगा, जो बहुत दूर से एनर्जी आ रहा है। वेवलेंथ का मतलब एनर्जी ज़्यादा, तो बहुत दूर से आएगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, तो मतलब m इन्फिनाइट, है ना। तो अब निकालो, लाइमन का निकालो, तो 1/λ लाइमन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, और हीलियम प्लस की बात करी, वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रही है ना, तो रेडबर्ग इंटू हाइड्रोजन एटम का 1 स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ऐसा होगा। देखो तो 1/λ क्या हो जाएगा, रेडबर्ग इंटू 1, तो यहाँ से 1/λ क्या आ गया, रेडबर्ग के बराबर आ गया। चलो ये लिख लो यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या करना है, बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, तो n तो 2 होगा, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो उसका सबसे पहला रे m जब 3 होगा तो तब होगा, है ना, कि बाल्मर का पहला ही होगा, उसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहलाएगा, क्योंकि एनर्जी सबसे कम लेगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 1/λ बाल्मर इज इक्वल टू रेडबर्ग इंटू जेड स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 1/, और ये बोल रहा है x के बराबर है, ये जो लैम्डा एल x के बराबर है, तो हम लोग रेडबर्ग की जगह 1/x लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 1/4 माइनस 1/9, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, रेडबर्ग की जगह 1/x लिख देते हैं, इंटू 4, ये हो जाएगा 36, और 9 - 5
9 - 4 ये 5 आ जाएगा। अब देखिए 9 टाइम्स कट गया, तो लेमडा भी आपका कितना आ जाएगा, देखिए तो 9x/5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे देखते हैं। बोल रहा है द वेव नंबर ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन। वेव नंबर ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब होगा जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। तो बाल्मर का n2 और सबसे ज़्यादा एनर्जी तब होगा जब n इन्फिनाइट होगा, है ना। चलिए m इन्फिनाइट हो गया। एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करिए, मतलब Z1 है, तो वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, यही 1/λ ही तो वेव नंबर है ना। तो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और जिन सेंटीमीटर इनवर्स में बात करा है तो रेडबर्ग का वैल्यू आपको पता है ना, 1.09678 सेंटीमीटर इनवर्स में ऐसा कर देंगे तो बस सेंटीमीटर इनवर्स में होता है रेडबर्ग का वैल्यू। तो चलिए रेडबर्ग इंटू Z² मतलब 1² 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वेव नंबर बाबू, 109,678 इंटू 1/4। ऐसा कर दिए, काट दीजिए। काटेगा तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 चौक 16, 4 एकम 4, फिर 3 8, 4 9 36, 27419, 36 आ गया तो 0 5, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, 2 5 सॉरी। तो बड़ा आसान होता है बनाना। आप क्वेश्चन में बस फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक ही तो फॉर्मूला है, उसी पे सारा क्वेश्चंस घूम रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन एटम इज। थर्ड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर का मतलब क्या हुआ, पहले इसको देख लेते हैं। थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर का मतलब हुआ कि N2 होगा और M कितना होगा आपका, तो 3 2 5 ये होगा, है ना। और पूछ रहा है वेवलेंथ कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा। तो चलिए वेवलेंथ निकाल लेते हैं। 1/λ इज इक्वल टू, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो रेडबर्ग तो है यहाँ पे, Z² 1² 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1/m² कितना हो जाएगा 5² 25। चलिए यहाँ से निकाल, रेडबर्ग ये 100 25 माइनस 4 ये आ जाएगा 21/100 इंटू r/। तो लेमडा कितना आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 21 r/। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 21 r/, बी ऑप्शन। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द लाइंस इन द पास्कल सीरीज ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज इतना हर्ज। द क्वांटम नंबर N2 विच कॉजेज दिस ट्रांजिशन इज। पास्कल सीरीज की बात कर रहा है, पास्कल सीरीज की बात कर रहा है ना। तो पास्कल सीरीज है तो n कितना होगा, n तो 3 होगा, फिक्स्ड है। m आपसे पूछ रहा है ना, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो इसको मैं बनाऊंगा नहीं, इसको आप लोग बनाओगे। यहाँ बस आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, c/λ होता है। तो बस फॉर्मूला यही लगेगा, Z² 1/n² माइनस 1/m²। अब देखो तुम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2.34 इंटू 10⁻14 है ना, c पता है 3 इंटू 10⁻18, r/y पता है 1.09678 इंटू 10⁻7, Z² पता है 1² होगा भाई, है ना, हाइड्रोजन एटम की बात है। n² पता है 1/3 का स्क्वायर होगा, और m निकालना है। तो देख रहे हो इसमें सिर्फ m का वैल्यू, एक इक्वेशन में m का वैल्यू निकालना है। तो बड़ा आसान सा है, आप निकालिए, उसको निकाल के बनाइए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे। बोल रहा है द फर्स्ट इमिशन लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन द बाल्मर सीरीज अपीयर्स एट। फर्स्ट इमिशन लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ द
हार्डवेयर इन द बाल्मर फर्स्ट लाइन, बाल्मर का फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, तो N2 और M कितना हो जाएगा, फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है तो M कितना हो जाएगा 3, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। और पूछ रहा है एपियर सेट कितना सेंटीमीटर इनवर्स, इससे लग रहा है कि 1/λ का वैल्यू है, चलिए निकालते हैं। 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग इंटू जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9, यहाँ से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 5/36। चलिए तो 1/λ कितना आ जाएगा आपका वेव नंबर जो आ जाएगा, इसको सेंटीमीटर में रहने देते तो क्या हो जाएगा 109,678 इंटू 5/36। अब गुना भाग कर देना है थोड़ा सा, है ना। वैसे आर का वैल्यू ये रखा नहीं है, ठीक है ना, बस आर का वैल्यू नहीं रखा है तो 5r/36 भी लिख सकते हैं। चलिए 5r/36 कहाँ है, डी ऑप्शन, बड़ा आसान सा है क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। The wavelength of the radiation emitted when an electron drops from third orbit to the second orbit in hydrogen atom will be nearly, थर्ड से सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम गिरता है तो वेवलेंथ क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जब थर्ड से सेकेंड ऑर्बिट में गिरेगा तो निकाल लेते हैं 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग 1 स्क्वायर, थर्ड से सेकेंड मतलब सेकेंड 4 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो देखिए यहाँ से निकालिएगा तो रेडबर्ग 1/4 माइनस 1/9, रेडबर्ग 5/36, यह आ जाएगा आपका 1.09678 इंटू 5 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 36, 7 बार में काट देते हैं। चलिए इसको अपने मन से 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ, जैसे ही 10 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 10 हो गया 10/7 और 10 ये डिवाइड हुआ तो 10⁻6, ऐसा कर से मेरा फ़ायदा हो गया ये कि ये लगभग आ जाएगा आपका 3 0 2 0 लगभग इतना आ गया, ठीक है। तो लेमडा यहाँ से अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, लेमडा अगर निकालोगे तो वो उल्टा हो जाएगा 1/1.43 इंटू 10⁻6, एंगस्ट्रन में निकालना है आपको, है ना। तो क्या करो, ऊपर -4 नीचे -4, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 10,000 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगस्ट्रन में आ गया डिवाइडेड बाई 1.43, इसको मैं 1.43 नहीं मान के क्या मान लेता हूँ 1.5 मान लेता हूँ, 1.5 मतलब 3/2 मान लेता हूँ, है ना। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा देखिए, तो इसको काटिए 3 जा फिर 3 जा फिर 3 जा और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग ये 6600 एंगस्ट्रन के करीब आ जाए। कौन सा ऑप्शन, बी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है।